हम लोग वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, यहाँ पे अलीगढ़ BHU और जामिया के दूसरे भी इंट्रेंस तैयारी कराए जाते हैं। हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री 12th क्लास, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देख के भी हैरान हो रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, ये आदमी कभी बोलता फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी कहता है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कभी कहता मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी घबराओ मत, आराम आराम से देखो और पढ़ो। फिज़िक्स का लेक्चर फिज़िक्स में देखो, केमिस्ट्री का लेक्चर केमिस्ट्री में देखो, मैथ का लेक्चर मैथ में देखो। सब्सक्राइब करोगे तो मैंने पहले ही कहा है कि सब्सक्राइब कर लोगे तो समंदर के किनारे पहुंच जाओगे। समंदर यानी कि नॉलेज के समंदर के किनारे। हम आपको यूट्यूब पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ 9-10 का तो देख ही रहे होगे, अभी देखोगे 11-12 का भी वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो आप समंदर के किनारे पहुंच जाओगे। सिर्फ पढ़ाने का नहीं, पेपर का सलूशन भी देते हैं, चाहे वो 9th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 6th का हो, चाहे नीट का हो, JEE का हो, वो सब आएगा वक्त के साथ साथ। तो वो लोग जो लोग चाहते हैं कि हम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कोर्स करें, तो हमारे बस एक क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर वक्त नहीं होगा। जब वक्त होगा तो फिर समझने और पढ़ने का वक्त नहीं होगा। तो पहला लाइन तो सुना ही होगा कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, ठीक है। तो एहसास हो जाए इस वक्त पे तो अच्छा है, वरना फिर बाद में जब एहसास होगा तो इतना वक्त ही नहीं होगा कि इतना वीडियो और इतना ट्यूब को देखूं, समझूं और पढ़ूं। तो चलते हैं केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। देखिए क्या है इसमें। हम लोग जानते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस और स्टेबल कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जो स्टेबल होता है वो रिएक्ट नहीं करता, या वो एलिमेंट्स एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड है जिनका स्टेबिलिटी नहीं होता या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो रिएक्शन करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। मैं चाहते हैं कि स्टेबल हो जाऊं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लूं। क्योंकि जब भी कभी रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है रिएक्शन में, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं और एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी को गेन भी करते हैं, लॉस भी करते हैं। लेकिन क्या देखा गया कि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज़ होता है केमिकल रिएक्शन के पीरियड में। तो हीट को लॉस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और जो प्रोडक्ट हो बनता है उसके बाद उसका एनर्जी कम हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। जिसका एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होते हैं। जैसे आमतौर पे देखते हैं 18 साल का लड़का और 68 साल के आदमी में जब कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। 18 साल के बच्चे के पास एनर्जी बहुत है, एनर्जेटिक है, जब देखो तब कूदते फांदते इधर उधर चला जा रहा है, सोचे समझे बगैर सोचे बगैर समझे चला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जो 68 ईयर्स का आदमी है उसका एनर्जी तो कम है मगर वो स्टेबल ज़्यादा है लाइफ में, क्योंकि उसके नौकरी या कारोबार होंगे, बाल बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो वो एक स्टेबिलिटी गेन के और लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, वो स्टेबल होगा। अभी 18 साल के बच्चों को बहुत दूर सफ़र करना है और ना जाने किन किन हालातों से गुजरना है ज़िंदगी को सीखने और समझने के लिए। कितनी बात समझ में आई। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हर कोई चाहता, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं कि ताकि हमें कोई अच्छा करियर मिल जाए और लाइफ हमारा स्टेबल हो जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में दूसरे लाइफ के दूसरे फेज में हम ज़्यादा परेशान ना रहें। तो हम चाहते हैं कि अभी पढ़ लिख के जल्दी से डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऐसे कोर्स में चले जाए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए। तो हमारा एक मोटिव होता है हर
एलिमेंट का या पर्सन का एक मोटिव होता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में। तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, वो चाहते हैं कि रिएक्शन करके स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किस रेट से रिएक्शन हो रहा है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हल्के हल्के रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ तो बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं, पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ ऐसे होते हैं इतना सडन होते हैं कि देखते देखते प्रोडक्ट बन जाता, हम समझ नहीं पाते, प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो जो रिएक्शन हो के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो कितना फास्ट, किस स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको अगर हम पढ़ना और समझना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना और समझना चाहें, तो उसके लिए एक चैप्टर दिया है केमिस्ट्री में, नाम है उसका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब केमिकल यानी कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर रिएक्टेंट के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में जो बर्निंग ऑफ पेपर को जला दिया, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल में जो पेपर जलने के बाद जो राख बन के आया है, वो राख से पेपर वापस नहीं बनाए जा सकते, या उस पेपर का जो नेचर है और उस राख का जो नेचर है बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। A chemical reaction in which reactant react and give the products, where product have entirely different chemical and physical nature, is called chemical reaction. Chemical reaction किसको बोलते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट का जो नेचर है, केमिकल एंड फिजिकल नेचर, रिएक्टेंट के नेचर से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा वो केमिकल कहलाएगा, किसी भी तरह का। और काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट्स, किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो किस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। फास्ट, वेरी फास्ट, मॉडरेट, लोअर देन मॉडरेट, लीस्ट स्पीड, इस तरह से। और ये जो रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इन रिएक्शन पे किन किन एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट होता है और कैसा इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे होता है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो रिएक्टेंट का रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, तो ओवरऑल रिएक्शन पे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा। कैटलिस्ट अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कैटलिस्ट तो नाम सुना होगा, ठीक है, बता दूंगा मैं भी कैटलिस्ट को। ठीक है, कैटलिस्ट साबिर की ज़बानी, कैटलिस्ट की कहानी साबिर की ज़बानी सुनिएगा आप। ठीक है, तो कैटलिस्ट को डालेंगे, डालने की ज़रूरत है नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर डालेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, रिएक्शन को स्लो करेगा। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स का, एक्सटर्नल पैरामीटर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और कैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और अगर हम कभी किसी रिएक्टेंट को अपने कंट्रोल या अपने डिज़ायर के हिसाब से रिएक्शन को कराना चाहते हैं कि रिएक्शन को हमारे इस डिज़ायर, इस रेट से रिएक्ट करे, तो हम क्या क्या बढ़ाएं घटाएं और कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई इसको रिएक्शन को थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे इतना कराना है, तो इसमें ये चीज़ कम कर दो, ये चीज़ ज़्यादा करो एक्सटर्नल पैरामीटर्स में, उसी के हिसाब से उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल होने लगेगा। कितनी बात सुनी। और भी क्या किस लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता, तो इससे रिलेवेंट कौन कौन से लोगों ने किन किन बातों को समझाया, बताया है, ये भी पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में मेनली जो पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच रिएक्टेंट रिएक्ट एंड गिव द प्रोडक्ट। ठीक है,
इसे हम लोग पढ़े केमिकल काइनेटिक्स में, चैप्टर का नाम समझ में आया है। तो मेन हम लोग का जो मोटिव रहेगा या मेन जो फोकस रहेगा हमारे इस चैप्टर में कि किस रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में। कितनी बात सुन में आगे चले, क्या देखा गया है 11th क्लास में एक चैप्टर था एनर्जेटिक्स, ठीक है, एनर्जेटिक्स। और क्या बताएगा कि जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो वही रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी फिजिबिलिटी है, क्या, जिसकी फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी का स्पेलिंग ही लिख लूँ पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, ठीक है। कितनी बात में वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा जिसके रिएक्शन होने की फिजिबिलिटी है। और फिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करता, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 11th क्लास में एक चैप्टर है एनर्जेटिक, डेल्टा जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, डेल्टा जी पे डिपेंड करता। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा किसी भी रिएक्शन का, अगर डेल्टा जी का वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा जी का जो वैल्यू है, रिलेशन है डेल्टा एच प्लस पी टी डेल्टा एस, ठीक है, ये इसका रिलेशन है 11th क्लास में। और ये है डेल्टा एच इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी। एक्सोथर्मी के लिए नेगेटिव, इंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है। 11th क्लास का चैप्टर है, उसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ। तो इसका डेल्टा एच का जो भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लस टी डेल्टा एस, टी टेम्परेचर, एस इंट्रोपी, डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस, रेंडमनेस का मतलब होता है एनर्जी। इट इज़ इंडिकेटर ऑफ एनर्जी। जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो उतना रेंडम होगा, और जिसमें जितना कम एनर्जी होगा वो इतना लेस रेंडम होगा, स्टेबल होगा, स्टेशनरी होगा, स्टैंडिंग होगा, रेस्ट में होगा। कितनी बात सुनी? मान लो हमें अभी मिल गया 10,000 रुपये, गो एंड एंजॉय, तो मैं तो आसमान में चला जाऊंगा। मान लो 18 साल का बच्चा है, उसके बाइक मिल गया, अब्बा ने बाइक भी दिया है, 10,000 रुपये भी दिया उसके बर्थडे पे, लो बेटा बर्थडे आ गया जाओ, ठीक है। तो उसके पैर ज़मीन पे थोड़ी रखेंगे। 10,000 रुपये एक दिन, गाड़ी हाथ में, तेल फुल टंकी में, ओ माय गॉड, मोबाइल साथ, दे धनाधन फोन, आओ ये पे आओ पार्टी करते हैं, मेरा बर्थडे है आओ पार्टी करते हैं। वो ख़त्म नहीं हुआ कि फिर दूसरे दोस्त को फ़ोन करेगा, अरे आओ तुम कहाँ यार, बहुत देर, दिन भर बिजी होगा, इधर कूद उधर कूद। उसका रेंडमनेस बढ़ गया, रेंडमनेस बढ़ गया। अगर उसके बर्थडे पे अब्बा बोलते एक पैसा नहीं, नो गाड़ी, नो मोबाइल, घर बैठो पढ़ाई करो, ठीक है, तो कितना रेंडमनेस होगा? सुकून में रहेगा बच्चा, सुकून में रहेगा। ना गाड़ी है कि किक मार के निकलोगे, ना मोबाइल है कि फ़ोन करोगे, और ना पैसे है कि बाहर जाओगे। पैसे जाने के लिए 10 रुपये भी कम से कम चाहिए, कम के टोटो रोटो से जाना है तो दुकान में खाना को तो छोड़ ही दो, पैसे है नहीं, तो वो बिल्कुल सुकून में रहेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेंडमनेस था या उसका मूवमेंट था, उसका भागने की जो स्पीड थी, वो उसके पैसे की वजह से थी, उसकी फैसिलिटी की वजह से थी, उसके जो एक्सटर्नल सपोर्टिंग पैरामीटर्स है उसकी वजह से थे। तो इसी तरह से बुलाया क्या कि जब भी कभी किसी को एनर्जी गेन करेगा तो उसकी इंट्रोपी बढ़ जाती है। कोई एलिमेंट जैसे इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक एनर्जी गेन करता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है। तो वो जो इंडोथर्मिक में होता है तो डेल्टा एस उसका पॉजिटिव हो जाता है, इंट्रोपी बढ़ जाता है इंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में इंट्रोपी घट जाता है, ठीक है। और टी टेम्परेचर कितना उस मोमेंट पे, जिस वक्त रिएक्शन हो रहा है उस मोमेंट पे टेम्परेचर कितना है, डेल्टा जी। इन दोनों का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट लेगा तो एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक, और ये एनर्जी लेगा इंडोथर्मिक। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे देखे गए कि ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच डोमिनेंट है।
अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि रिएक्शन तो हो रहा है मगर वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब किया उसने, तो इसमें पॉजिटिव है। तो इन दोनों का कंपैरेटिव करके एक 11th क्लास में पूरा इसी पे एक टेबल है, चार्ट है फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन कौन से कंडीशन में डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, कौन कौन से कंडीशन में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और जब जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा उस कंडीशन में वो रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब जानते हैं, अपने आप, बस एक बार आपको स्टार्ट करना है, वो रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि एक सर्टेन लिमिट तक रिएक्शन एक्सटेंड नहीं कर जाता, बढ़ नहीं जाता, तब तक वो रिएक्शन खुद ब खुद चलता रहेगा। कितनी बात समझ में? तो डेल्टा जी यानी फिजिबिलिटी, डेल्टा जी का वैल्यू अगर माइनस में है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में है किसी भी वजह से, तो वो रिएक्शन होगा। मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक फिजिबिलिटी होता है, यानी कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसका डेल्टा जी चेक करिए कितना आ रहा है, कितना दे रखा। अगर वो माइनस में दे रखा है वो रिएक्शन होगा, और प्लस में होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। अब जब प्लस में दे रखा रिएक्शन नहीं होगा तो रिएक्टेंट उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जीरो रहेगा, क्योंकि जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा ही नहीं, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कितनी बात में? तो सबसे पहले जो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसकी हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू चेक करते हैं कि इसका डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, और उससे पता चलता है कि इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए आगे उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही दे रखा, दूसरा जो कंडीशन दे रखा है रिएक्शन के लिए वो दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी 11th क्लास में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये एक चैप्टर है। और उसमें क्या देखा गया कि जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका एक जनरल रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, उनका एक जनरल रिएक्शन, ए कैपिटल ए रिएक्टेंट के साइड में, बी कैपिटल बी। आमतौर पे जितने भी इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का डायग्राम है इसका, ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। क्या समझ में आया? यहाँ ए एंड बी ये दो एलिमेंट है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी एंड डी बनाएंगे। ये ए एंड बी इसका कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी है, यानी कितना मॉलिक्यूल या कितना मोल ऑफ ए एंड बी आर इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग द इक्वेशन जब करते हैं तो वो आता है, बताऊंगा आगे। और ऐसे ही जो सी एक प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है, और उसके जो कितना कंसंट्रेशन, कितना मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। ये 11th क्लास में दे रखा है और वो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे हमें चलना है तो उससे भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन द reaction is at equilibrium state, at that time the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। और उसके बाद जो equilibrium constant k दिखाते हैं और k का जो रिलेशन आता है k is equal to product of concentration of products to the raised to the power raised to the power its coefficient upon product of concentration of a reactant raised to the power its coefficient। क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है तो ये सी एंड डी को तो प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये कंसंट्रेशन बॉक्स में लिया गया तो ये कंसंट्रेशन कहलाता है। सी का कंसंट्रेशन कितना है, डी का कंसंट्रेशन कितना है, और ये कोफिशिएंट यानी ये पहले और ये सी कितना है, ये डी कितना ऊपर लगा दिया। ऐसे ही रिएक्टेंट का ए कितना कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट का पावर लगा दिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई का साइन है ये, तो इसको बोलता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर इट्स कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इट्स कोफिशिएंट दैट इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। यानी कितना पार्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उन सब का पावर लेते हैं हम लोग, और ये हमारा आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रिलेशन। अब क्या बताया कि अगर कोई एलिमेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा
वो जितना रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया होगा उतना होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और जो बचा होगा वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा बचे हुए का। अगर के का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, के का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर जो है ना ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाला वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला का जो वैल्यू ज़्यादा है यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है। क्या मतलब समझ में आया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता मतलब ये हुआ कि ए एंड बी ज़्यादा अनस्टेबल है, जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा अनस्टेबल है। जैसे वो रिएक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट बनते हैं, वो स्टेबल होते जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट के साइड में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो के का जो वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट्स। कितनी बात समझ में ये यहाँ तक समझ में आए। और इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ स्मॉलर, अगर के का वैल्यू छोटा है तो इसका मतलब ये वाला न्यूमरेटर का वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है। न्यूमरेटर का वैल्यू कम है यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पा रहा है, थोड़ा स्टेबल बन रहा है, तो वो जितना बन रहा है उतना प्रोडक्ट बना लिया, बाकी सब रिएक्टेंट एज इट इज़ है। तो के का वैल्यू से पता चलता है एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट कितना स्टेबल है वो के वैल्यू से पता चलेगा कि के कितना आ रहा है। के ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अगर के का वैल्यू कम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना रहे, थोड़े बना रहे हैं जो हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो इस के वैल्यू से ये पता चलता है हमें कि कितना प्रोडक्ट है और कितनी स्टेबिलिटी है। एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। हम केमिकल काइनेटिक्स से क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन रिएक्शन होना तो चाहिए पहले, तभी तो रेट का पता करेंगे। और रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी माइनस में हो, इससे पता चलेगा फिजिबिलिटी है। और दूसरा ये कि के का वैल्यू अगर पता हो, जब के का वैल्यू से पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उससे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का बता सकते हैं कि कितना रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा। अगर मान लो के का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है। तो अगर इतने टाइम में ज़ाहिर प्रोडक्ट स्टेबल है तो जल्दी जल्दी चाहेगा प्रोडक्ट बनाना, ठीक है ना। हम लोग इतना जल्दी इतना साइंस क्यों ले लिया 10th के बाद? 10th में तो साइंस का कोर्स बहुत कम था, 11th में कितना बड़ा कोर्स है, फिर भी ले लिया। क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया कि जल्दी से हम लोग उसको पढ़ के 11th 12th करके और जल्दी से 2 3 4 साल में लाइफ को सेटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है भाई, सुबह से दोपहर में रात में दिन में पूरा एक करके रखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करना पड़ेगा, कोई इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही बोला क्या कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, के का वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें फास्ट होगा। एक अंदाज़ा लगाने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इसमें स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है तो चाहेगा जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाओ। जल्दी जल्दी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। कितनी बात सुनी। और अगर प्रोडक्ट का के का वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब वो जल्दी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, स्लो बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यानी क्या बताया कि अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसके लिए हमें ये 2 चीज़ें भी बहुत हेल्प करेंगे। फिजिबिलिटी तो पहला स्टेप है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब रिएक्शन होगा तभी अगला स्टेज में जाएंगे। और दूसरा, जब रिएक्शन हो रहा है तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, उससे पता चलेगा कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखने जाएंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट बन के आता है, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि प्लग झिपकते ही रिएक्शन हो जाता है।
कौन कौन सा, मैं नाम लिख रहा हूँ जरा सा यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो बताने के लिए कभी वही दे के पूछा ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन, ये मॉडरेट रिएक्शन है। तो सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड से, तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है और ये एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन, इतना फास्ट है कि हम अभी देखेंगे तब तक रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गया। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग जानते हैं बचपन से, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो मॉडरेट होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत स्लो होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, वो लिखने का रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका बता रहे हैं इसको, ठीक है। ये टर्म्स हमने यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर दिया। डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, 11वीं क्लास में है, जो लोग पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच को इंथाल्पी बोलते हैं, चेंज इन इंथाल्पी, और टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एस को चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है ना, चेंज इन डेल्टा एस को बोलते हैं, और टी जो है ना टेम्परेचर एट दैट मोमेंट, टी जो है ना टेम्परेचर है, उस मोमेंट पे जिस वक्त रिएक्शन हो रहा है उस वक्त टेम्परेचर कितना है वो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, ये सब बात समझ में आ रही है। अब लिखेंगे कैसे वो दिखा रहे हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे वो बता रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactants or product is called a rate of reaction. ठीक है ना। क्या बताया कि जितने भी रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना एक ही रिएक्टेंट काफ़ी है, ये अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना, डिकम्पोज होता है या डिसोसिएट हो जाता है इटसेल्फ। बहुत सारे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मगर वो अनस्टेबल होते हैं और जैसे कंडीशन मिलता है वो टूटने लगते हैं खुद से, अपने आप से, या फिर दो होते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जैसे से रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा। जैसे मैं एक इसको दिखा रहा हूँ, मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये अभी रिएक्शन शुरू कराने वाले, अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अभी रिएक्शन, ये चाहे मान लो ये एक कंटेनर में है, जैसे ये एक कंटेनर में एक गैस है या कोई भी कंपाउंड है, और ये दूसरा कंटेनर है, इसमें बी दूसरा वाला एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। अभी दोनों रखा हुआ, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अभी इनको मिक्स नहीं किया तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जब मिक्स नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ज़ीरो। तो इनिशियली जो शुरू में जब होगा, जब रिएक्टेंट तो प्रोवाइड कर दिया लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, तो उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम मतलब जितना लिया उतना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स कराएंगे,
या जिस तरह का भी एलिमेंट है, रिएक्टेंट है, उसको आपस में मिक्स कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो अब उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेगा। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो से ज़्यादा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो से ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, जितना था उसका उससे कम होने लगेगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता चलेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ता जाएगा। और सर्टेन टाइम में, गिवन टाइम में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है, वो हमें बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कम टाइम में ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो गया कम टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है ना। और अगर कम रिएक्टेंट जो है ना, कम थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ एक सर्टेन टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, क्योंकि थोड़ा ही सा चेंज हुआ है। कितनी बात सुनी। अब अगर हम लोग इसको रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, एक रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, तो उसको हम लोग रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बोला क्या, एक मान लेते हैं एक रिएक्टेंट आर है, और ये रिएक्ट करने के बाद थोड़े टाइम में प्रोडक्ट बनाया पी, प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। कितनी बात सुनी। हमने इनिशियली मान लेते हैं कंसंट्रेशन R1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद डेल्टा टी ले लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन R2 हो गया रिएक्टेंट का। ठीक है, इनिशियली जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो भी था वो P1 ले लिया हम लोगों ने। थोड़े टाइम के बाद, उतने ही टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो ना P2 हो जाएगा ये। ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना भी था, जीरो था या जो भी था, वो उतना है। थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्टेंट के साइड से भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के साइड से भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन बता दूं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साइड से अगर लिखना चाहते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं रिएक्टेंट के साइड से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट किसी एक रिएक्टेंट से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो जितना कंसंट्रेशन एक का चेंज है, उसी के ऊपर दूसरे का चेंज हो रहा होगा, तो हम लोग हर एक एक के रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूँ तो समझ में आएगा। ये तो मैं लिख रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, तो देखो रिएक्टेंट के साइड से लिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट R1 था इनिशियली, थोड़े टाइम के बाद R2 हो गया, तो चेंज इन कितना जगह, R2 कंसंट्रेशन में से R1 को माइनस कर देते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे और टाइम का डेल्टा टी ले लिया। ठीक है, ये R2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। अगर मान लो ये रिएक्टेंट 1 मोल था तो ये 1 मोल से कम होगा, 0.8 0.5 हो सकता है, तो ये R2 कम है और R1 ज़्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो माइनस में होगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना रिएक्टेंट के टर्म में तो वो माइनस से दिखाते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी बात सुनी। अगर हम प्रोडक्ट के हेल्प से दिखाना चाहें तो प्रोडक्ट से दिखाते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट में अगर दिखाते हैं तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट पहले इसका प्रोडक्ट P2 माइनस P1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P2
माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखेंगे पहले जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो कम होगा, ज़ीरो भी हो सकता है या कम होगा, और थोड़ी देर के बाद जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और यहाँ पे ये डेल्टा टी है तो ये आएगा प्लस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट के टर्म से दिखाते हैं हम लोग तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के टर्म से दिखाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट के साइड से अगर दिखाएंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के साइड से देंगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें लिखाएंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट के साइड से रेट ऑफ डिक्रीज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये हमारा है ये। तो क्या समझ में आया कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाना चाहेंगे तो रिएक्टेंट के टर्म से दिखाएंगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम चेंज इन टाइम, या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन होगा, और प्रोडक्ट के साइड से दिखाएंगे तो चेंज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या पॉजिटिव से दिखाएंगे। कहाँ कहाँ बात समझ में आ रही है? कुछ आ रहा है तो नोट कर लिए। यहीं से हम लोग कल करेंगे। अभी जरा मच्छर परेशान कर रखे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर हम लोग कल करेंगे। यहाँ से मच्छरों को थोड़ा सा खेलने कूदने देते हैं फ्री होके। ठीक है, ओके, चलिए।